हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले एग्जांपल जो कि बेस होगा आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जो नॉन होमोजेनियस वाले क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम कंटेनिंग यूनिक सॉल्यूशन, ओके, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन नॉन होमोजेनियस सिस्टम कंटेनिंग वन और टू कांस्टेंट। ओके, तो इस टाइप से हमने जो है नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया है। अब इस लेक्चर में जो है हम होमोजेनियस सिस्टम जो है हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब होमोजेनियस सिस्टम हमें पता है कि होमोजेनियस सिस्टम होता कब है। ओके, जैसे हमने बेसिक में जो देखा है कि लीनियर इक्वेशन अगर कहा तो देयर आर टू टाइप्स, ओके, नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस होता है ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में, मतलब राइट हैंड साइड जो होती है इक्वेशन की वो अदर देन जीरो कुछ एलिमेंट होता है, तो उसे हम नॉन होमोजेनियस कहते हैं। और अब हम आज जो होमोजेनियस सिस्टम देखेंगे उसमें क्या होगा, तो जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड में सभी एलिमेंट आपके जीरो होंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये भी हमने एक चीज ऑलरेडी मेंशन कर ली थी इससे पहले कि जो होमोजेनियस सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो उसके लिए अलग से कंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कंसिस्टेंट है। बस हमें देखना है यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो r इज इक्वल टू एन का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ओके, या फिर वाइस वर्सा r इक्वल टू एन है तो यूनिक सॉल्यूशन है। और इस केस में मतलब होमोजेनियस सिस्टम के केस में अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो अगर यूनिक है तो उस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसका मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू, तीनों का भी वैल्यू जीरो होगा, मतलब x y z जीरो ही मिलेगा आपको। ठीक है, चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो या फिर डायरेक्टली नोट किया तो भी चलेगा। और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो उसका वही सेम मेथड होगा, हमें एज्यूम वगैरह करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, मतलब आपका आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी सेम एज द नॉन होमोजीनियस ही है, बट होमोजीनियस में थोड़ा जो चेंज है वो अब हम देख लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में जो है सभी जीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है या नहीं किया है, वैसे तो मेंशन होता नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन देख के हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन होमोजीनियस का या नॉन होमोजीनियस का है। तो राइट हैंड साइड जीरो दिख रही है, इसका मतलब ये होमोजीनियस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सोल्यूशन, अब इसी को मैं क्या करता हूँ कि सोल्यूशन में गिवन लिख देता हूँ। ओके, इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये हमने गिवन सिस्टम को यहाँ पे नोट कर लिया है। ओके, अब यहाँ से हमें इस सिस्टम को लिखना होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो क्लियरली मेंशन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि दिस सिस्टम इज होमोजीनियस, इट कैन बी रिटन एज होमोजीनियस सिस्टम है। ओके, सो गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस, आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस, अगर सिस्टम होमोजीनियस है सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाता है होमोजीनियस को, दैट इज ax इज इक्वल्स टू z के फॉर्म में लिखा जाता है, z इज नल मैट्रिक्स। ओके, सो वेयर कैपिटल A इज इक्वल्स टू व्हाट, A हम किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, जो इक्वेशंस गिवन है उसमें एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होंगे उनसे एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से मैट्रिक्स होगा 1 1 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन से होगा आपका 1 -1 एंड 1, थर्ड इक्वेशन में देखा जाए -1 2 और z मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा। एंड लास्ट इक्वेशन दैट इज फ्रॉम लास्ट इक्वेशन 1 -1 एंड 2। ओके, सो दिस इज अवर मैट्रिक्स A। अब इसके साथ साथ हमें मैट्रिक्स X भी नोट करना है, विच इज वेरिएबल मैट्रिक्स X Y Z, और इसके साथ साथ हमें Z तो ऑलरेडी आपको पता है नल मैट्रिक्स होगा, बिकॉज राइट हैंड साइड जो है वो आपका 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने A X और Z को नोट कर लिया है। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं टू चेक द कंसिस्टेंसी, जहाँ पे हमें पहले कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है वहाँ पे हम एक लाइन मेंशन करके रख सकते हैं, क्या है कि गिवन सिस्टम, अगेन वही मेंशन करेंगे, गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस। ओके, गिवन सिस्टम इज होमोजीनियस, सो देयरफॉर it is always consistent। ओके, होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अभी अगर कंसिस्टेंट है तो हमें करना क्या है,
सिर्फ हमें मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड करना है। जो ए का रैंक होता है वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेड का रैंक होता है। मतलब हमें ऑलवेज कंसिस्टेंट है, इसका मतलब दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए जेड। ये ऑलरेडी इक्वल होगा, इसलिए इसे अलग से इक्वल शो करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, सो देयरफॉर फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ओनली। जस्ट हम मैट्रिक्स ए का ही रैंक फाइंड करेंगे। क्यों ए का रैंक फाइंड करेंगे, जो ए का है वही ए जेड का है। और रैंक क्यों फाइंड करना है, बिकॉज हमें चेक करना है कि आर और एन मतलब जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है या नंबर ऑफ अननोन से लेस है। मतलब जिससे डिसाइड होगा यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, ये हमें डिसाइड करना है। इसलिए हम उसके लिए रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने कहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब जो सिर्फ ए मैट्रिक्स है उसका रैंक फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है हम वो नोट करते हैं, दैट इज मैट्रिक्स ए इज व्हाट, मैट्रिक्स ए इज 1 1 3 1 1 3, then 1 minus 1 1 1 minus 1 1, then minus 1 2 0 minus 1 2 0 and last row 1 minus 1 2 1 minus 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम इसका रैंक बाय यूजिंग द कैनोनिकल फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे भी आप मेंशन करके रख सकते हो बाय यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म, उसी को हम इक्लोन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे 0 होने चाहिए, सेकंड एलिमेंट 1 उसके नीचे 0 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कैनोनिकल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, सो चाहे तो आप मेंशन करके रख सकते हो देयरफॉर बाय यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म, बाय यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म हमें रैंक फाइंड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, अब इसके नीचे सभी एलिमेंट 0 करने हैं। तो ये 0 करना इजी होता है, जो नंबर चाहिए उससे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ऑलरेडी ये सभी 1 या -1 के फॉर्म में है। तो R2 में अगर मुझे 0 करना है तो R2 में क्या चेंज होगा, 1 - 1 करेंगे, इसका मतलब है R2 - R1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 में चेंजेस करने हैं, R3 में -1 है तो R3 में क्या करते हैं हम, R3 में प्लस R1 करते हैं एंड देन R4 चेंज करते हैं, दैट इज R4 - R1। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स जो है आपके 0 बन जाएंगे। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन से लिखे हैं उसी को अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को एज इट इज रखो 1 1 एंड 3। ओके, अब सेकेंड रो में क्या करेंगे, सेकेंड रो में हम करते हैं R2 - R1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, यहाँ पे भी -1 और -1 बन जाएगा -2, और 1 - 3 करते तो -2। ओके, ये तो वो आपका सेकेंड रो। थर्ड रो में माइनस और ये प्लस है, तो मतलब ऐड करना है। हमने कहा कि ऐड करो R3 और R1 को ऐड करो, तो ये 0 बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 रहेगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड रो। फोर्थ रो में सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0 हो जाएगा, इसको -1 ये -2 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट एलिमेंट को 1 और उसके नीचे सभी जो एलिमेंट है उनको कर लिया है 0। ठीक है, अब क्या करना है, तो सेकेंड जो रो है आपका वहां पे हमें चाहिए 1। अब इसको 1 लाने के लिए देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप इस 3 के साथ कोई यहाँ पे कर सकते हो ऐड सब्ट्रैक्ट, इसको इंटरचेंज करके आप ऐड कर दो तो 3 - 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे भी करा तो भी चलेगा। या फिर आप इस रो को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है। अब ये दो अगर -2 है तो सीधा सीधा -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 1 भी एडजस्ट हो जाएगा और थोड़ा रो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम ऑपरेशन यूज करते हैं, दैट इज R2 चेंजेस -1/2 टाइम्स R2। ओके, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा नहीं, हम डिवाइड करेंगे तो, बिकॉज दोनों भी 2 2 है तो कैंसिल हो गया। अगर फ्रैक्शन आने वाला होता तो हम डेफिनेटली 3 + 2 मतलब इन दोनों को ऐड करके ही जो है 1 करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा इसलिए हम ये यूज करते हैं। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 3, सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, थर्ड एज इट इज 0 3 3 और यहाँ पे फोर्थ भी एज इट इज 0 -2 एंड -1। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये दो एलिमेंट 0 करने आ गए, वही सेम 0 लाने का मेथड सेम, जो नंबर चाहिए उससे इस R2 को मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, हमने ये 1 उसी के लिए एडजस्ट किया है कि जो नंबर चाहिए वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाए। अब R3 में चेंजेस करेंगे, R3 चेंजेस R3 - 3 टाइम्स ऑफ R2, R3 - 3 टाइम्स R2। ओके, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट जो है, अब R3 के साथ साथ हमें R4 में भी चेंज करना है तो R4 भी चेंज कर ही लेते हैं। -2 है, हमें +2 चाहिए, इसका मतलब R4 चेंजेस R4 + 2 टाइम्स R2। R4 में 2 टाइम्स R2 ऐड कर देते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 1
3, देन 0 1 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0 रहेगा, मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट केस में 0, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 ही होगा, बिकॉज दोनों सेम है आपके, ठीक है। यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम ऐड करते तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो -1 + 2, -1 और +2 ये बन जाता है +1, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये देखो एक रो जो है आपका यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको रो को इंटरचेंज कर लेते हैं। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगा, ये 1 पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दैट इज R3 इंटरचेंज विथ R4। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज व्हाट, 1 1 3, देन 0 1 1 एंड दिया आ जाएगा आपका 0 0 1 और लास्ट में 0 0 एंड 0, ठीक है। तो ये हो चुका आपका कैनोनिकल फॉर्म। अब इस फॉर्म से हम इजीली जो है आपका मैट्रिक्स का रैंक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स जो था आपका ये आपका 4/3 का था, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो रो है आपका 0 हो रहा है, लास्ट वाला रो, तो इसका मतलब यहाँ पे एक रो माइनस कर देंगे हम टोटल में से तो रैंक मिल जाएगा। सो देयरफॉर यस यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 मिल रहा है यहाँ पे, रैंक 3 है, और नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं आपके पास, and n is also equals to 3, so therefore r is equals to what, r is equals to n, so therefore system have unique solution, okay। सिस्टम को कैसे सोल्यूशन रहेगा, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन रहेगा। अब जब होमोजीनियस सिस्टम है और यूनिक सोल्यूशन आता है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि सिस्टम हैव ट्रिवियल सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, अब देखो यही अगर नॉन होमोजेनियस का क्वेश्चन होता, ऐसे ही हमने सॉल्व किया होता, रैंक मिला होता, तो लास्ट मैट्रिक्स से हम इक्वेशन फॉर्म करते, ये जो भी लास्ट मैट्रिक्स है इससे इक्वेशन बनाते और उसको XYZ की वैल्यू वहाँ से हम फाइंड आउट करते। तो यहाँ पे भी अगर आप इक्वेशन बना करके अगर देखोगे तो आपको पता है राइट हैंड साइड जब इक्वेशन बनेगा तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो सभी का वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। चाहे तो मैं आपको एक बार यहाँ पे मेंशन करके देता हूँ कि कैसे 0 आएगा, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मान लो अगर आपने इक्वेशंस फॉर्म कर लिए, ठीक है, x + y + 3z, देखो x + y + 3z = 0। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा आपका, y + z = 0। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपका, z = 0, ठीक है। तो अब ये z = 0 आप यहाँ पे पुट करो सेकंड में, ये 0 बन जाएगा, ओके, ये 0 बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ये 0 अगर बनता है तो y = 0 मिलेगा, y और z यहाँ पे 0 पुट करो तो आपको x का वैल्यू 0 मिलेगा, मतलब XYZ तीनों का भी वैल्यू आपको यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ क्या मेंशन करेंगे, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन r = n का है, सो देयरफॉर इट गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके। होमोजीनियस में r = n के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, देयरफॉर x = 0, y = 0 एंड z = 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब उसमें वैल्यू जो है आपका वो 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम है और r = n है तो आपको XYZ का वैल्यू 0 ही मिलेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो, इट गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, वैल्यू लिख सकते हो, ओके। अगर सॉल्व करना भी है आपको, अगर पता नहीं है, याद नहीं है, भूल गए और सॉल्व भी कर लिया तो भी उसका वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। बट टाइम बचाने के लिए हम थोड़ा सा अगर याद कर ले कि भाई ये कंसेप्ट में ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, मतलब XYZ का 0 वैल्यू मिलना है, तो 101% हमारा आंसर 0 ही आना चाहिए लास्ट में, ओके। सिर्फ रैंक अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लेते हो और आपका आंसर 0 आता है तो इसके आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसी टाइप की अगर सेम एग्जांपल भी है तो आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट हमें रैंक फाइंड करना है, वो कैनोनिकल का काम ही है, कैनोनिकल हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उतना ही करना है, बस रैंक फाइंड करना है आपको। होमोजीनियस का अगर क्वेश्चन है तो रैंक फाइंड करना है, लास्ट में डिसाइड करना है, यूनिक अगर है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट अब हमें देखना है एक क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें हम देखते हैं अब दैट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, मतलब r <n के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे यही रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट